चल रहा है कि नहीं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले स्टीरियो की शीट डिस्कस करें। यस सर। कहाँ तक डिस्कशन हो गया था? 75 76। हाँ भाई 76 से बताना। देखिए आपको एक बात बता, अगर अपन जैसे बात करें कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म पर अगर बात की जाए तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म जब चलता है तो उसमें कौन सी फॉर्म मोर स्टेबल होती है, कौन सी अवस्था ज्यादा अच्छी होती है, कीटो वाली या इनोल वाली? कीटो वाली। सामान्य तौर पे अगर बात की जाए तो कीटो जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उस साम्य अवस्था में कीटो क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में क्या होता है कि इनोल ज्यादा अच्छा हो जाता है, इनोल ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो उस केस में इनोल क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है। तो जनरली कीटो इज मोर स्टेबल, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ ना स्पेशल परिस्थितियों में क्या होता है कि इनोल की स्टेबिलिटी जो होती है वो कीटो से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उस केस में इनोल क्या हो जाता है, काफी अच्छा बन जाता है और वो मेजर हो जाता है। जैसे स्पेशल केसेस में अगर बात की जाए कि मान लीजिए कि कहीं पे ना कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म चल रहा है और कीटो से जब वो इनोल बनता है तो वो इनोल एरोमेटिक हो जाता है। तो अगर वो कीटो से अगर जो इनोल बन रहा है अगर वो इनोल एरोमेटिक हो गया है तो उस केस में वो एरोमेटिक इनोल क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। जैसे कहीं पे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म चल रहा है, वहां पे जब कीटो से इनोल बना तो उस इनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इनोल में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या आ जाएगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो उस केस में भी इनोल क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, अच्छा खासा बनने लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर अपन बात करें आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ये कीटो है, ठीक है, और इसका अगर इनोल बनाया जाए तो वो इनोल कौन सा बनेगा, ये फिनोल बनेगा। ठीक है, तो इसमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए कि साम्य पे मुख्य रूप से कौन होगा, कीटो होगा या इनोल होगा? तो यहाँ पे साम्य पे मुख्य रूप से क्या होगा, इनोल होगा, क्योंकि कीटो नॉन एरोमेटिक है लेकिन इनोल एरोमेटिक है। तो इस केस में यहाँ पे इनोल क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। आई बात समझ? ठीक है, और देखिए जैसे ना आपके पास ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल पे जानते हो क्या है, कौन सा? रिएक्टिव मिथिलीन। रिएक्टिव मिथिलीन याद है, ये रिएक्टिव मिथिलीन बहुत पहले ग्रिग्नार्ड के समय पढ़ा था। रिएक्टिव मिथिलीन CH2, इधर भी विट्राइल ग्रुप, इधर भी विट्राइल ग्रुप, रिएक्टिव मिथिलीन। इसका हाइड्रोजन जो होता है वो अच्छा खासा एसिडिक होता है। यस सर। रिएक्टिव मिथिलीन। तो यहाँ पे अगर अपन जैसे बात करें ना रिएक्टिव मिथिलीन की, रिएक्टिव मिथिलीन में जब ना कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म चलेगा ना तो उससे इनोल थोड़ा अच्छा बन जाता है। कैसे? अगर यहाँ पे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कराया जाए तो ये इनोल बनेगा। अगर अपन यहाँ पे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कराए तो ये कार्बन जो होगा वो किसी एक कीटो के साथ इनोल बनाएगा, या तो इसके साथ या तो इसके साथ। ठीक है, तो जैसे ना मैंने इसका इनोल बना दिया इसके साथ, तो यहाँ पे जो इनोल बनता है ना ये इनोल थोड़ा अच्छा होता है। रिलेटिवली जनरली जो इनोल बनते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जो इनोल बनता है ना ये थोड़ा अच्छा होता है। वो कैसे? यहाँ पे जो इनोल बना है उसमें कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, अनुनाद है, मल्टीपल सिंगल मल्टीपल, तो इसमें एक अनुनाद है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फायदा है। यहाँ पे जो इनोल बनता है ना तो इस इनोल का H क्या करता है, इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है।
तो यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसका फायदा मिलेगा, एक यहाँ पे रेजोनेंस है उसका फायदा मिलेगा। तो इस केस में जो इनॉल बनता है ना वो काफी अच्छा बनता है, ठीक है। तो रिएक्टिव मिथिलीन में जो इनॉल बनते हैं ना वो इनॉल अच्छे होते हैं क्योंकि वहाँ पे कॉन्जुगेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो इनॉल क्या हो जाता है, काफी अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो ये रिएक्टिव मिथिलीन है, ये जो रिएक्टिव मिथिलीन है इसमें ये जो ना साइड वाले जो ग्रुप्स हैं, यहाँ पे जो साइड वाले ग्रुप होंगे उस पर भी इनॉल का प्रतिशत निर्भर करेगा। जो साइड वाले ग्रुप्स होंगे ना उस पर भी इनॉल का प्रतिशत निर्भर करेगा। ये साइड वाले ग्रुप जितने ज्यादा रिलीजिंग होंगे ना तो यहाँ पे इनॉल का प्रतिशत कम होता जाता है। साइड वाले ग्रुप जितने ज्यादा रिलीजिंग होंगे, जितने ज्यादा दाता होंगे, तो इनॉल का प्रतिशत जो होता है ना वो कम होता जाता है। जैसे अगर यहाँ पे ये साइड वाले ग्रुप्स बेंजीन है तो उस केस में जो इनॉल होता है ना वो बहुत ज्यादा बनता है। अगर साइड वाले ग्रुप अगर बेंजीन होंगे ना तो वहाँ पे इनॉल जो होता है ना, कीटो इनॉल टोटल से इनॉल जो बनता है ना 99.9% बनता है, ठीक है। अगर रिएक्टिव मिथिलीन में अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे ग्रुप्स अगर बेंजीन के लगे हुए, फिनाइल की रिंग लगी हुई ना तो उस केस में इस मिथिलीन का जो इनॉल बनता है ना वो सबसे ज्यादा बनता है, 99.9% बनता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे मान लो कि एक जगह बेंजीन है और दूसरी जगह CH3 आ जाए तो इनॉल का प्रतिशत कम हो जाएगा। अब 99.9 नहीं होगा, अब कुछ 80% होगा। दोनों तरफ अगर CH3 आ जाए तो इनॉल का प्रतिशत और कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप जुड़ते जाते हैं ना तो इनॉल का प्रतिशत क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। अगर मैंने एक काम करा यहाँ पे बता रहा, ठीक है, एक तरफ लगा दिया CH3, इस बॉन्ड पे लगा दिया CH3 और वहां पे लगा दिया OCH3, तो इनॉल का प्रतिशत जो होगा ना वो और कम हो जाएगा। और दोनों तरफ OCH3 लगा दिया तो इनॉल का प्रतिशत काफी कम हो जाएगा, 1% से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टिव मिथिलीन की अगर बात करें ना तो रिएक्टिव मिथिलीन में जो इनॉल बनता है वो काफी अच्छा बनता है। उस इनॉल में एक तो अनुनाद है और उस इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो रिएक्टिव मिथिलीन वाला इनॉल काफी अच्छा है। लेकिन रिएक्टिव मिथिलीन से जो इनॉल बनेगा वो कितना प्रतिशत होगा वो निर्भर करता है साइड वाले ग्रुप्स पे। अगर साइड वाले ग्रुप्स फिनाइल है तो इनॉल का प्रतिशत बहुत ज्यादा होगा, 99.9% होगा, ठीक है। अगर एक तरफ बेंजीन एक तरफ CH3 है तो यहाँ पे एक दाता समूह आ चुका है CH3, तो इनॉल का प्रतिशत कम हो जाएगा। दोनों तरफ CH3 आ गए तो और कम हो जाएगा, एक तरफ CH3 एक तरफ OCH3 तो और कम हो जाएगा क्योंकि OCH3 और दाता होता है, और दोनों तरफ OCH3 आ गए तो इनॉल का प्रतिशत काफी कम हो जाएगा, ओके। तो ये काम की बात है, लिख लो।
अब ये 76 करो, ओके 76 कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका हुआ, रिएक्टिव इथिलीन का। तो रिएक्टिव इथिलीन दो है, बी और सी, और बी और सी में से भी ज्यादा किसका होगा, बी का, फिर सी का, और फिर ए का। ठीक है, 80 से पहले 85 से पहले कौन सा, 81, वो देख लो आंसर सी चेन्नई हो जाएगा। ये फर्स्ट रिएक्टिव इथिलीन, दोनों तरफ फिनाइल होंगे तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा 90 से पहले 95 से पहले 92 में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, यहाँ पे बनाने में अगर सिस ट्रांस अगर देखे जाए तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, केवल 2 ही बनेंगे। देखो जो यहाँ पे बाहर की तरफ जो एल्कीन है ना, जो बाहर की तरफ 2 एल्कीन बता के रखे वो तो सिस ट्रांस कर ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास तो CH2 है। तो फिर यहाँ पे सिस ट्रांस होगा कैसे, रिंग के साथ, रिंग पे ये जो है ना एल्कीन जुड़े हुए ना, एक बार दोनों एल्कीन ऊपर की तरफ सिस और एक बार दोनों एल्कीन नीचे की तरफ। यहाँ पे 92 में ऐसा हो जाए, ये जो 2 एल्कीन है, एक बार ये 2 एल्कीन, ये दोनों एल्कीन बाहर की तरफ आ जाए तो सिस हो जाएगा, एक एल्कीन बाहर की तरफ, एक एल्कीन अंदर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, स्टीरियो सेंटर नहीं, कहाँ पे क्वेश्चन, कहाँ पे है क्वेश्चन, कहाँ पे बहुत पीछे है नहीं, जहाँ पे क्वेश्चन है ना मुझे वहाँ पे बताना। आप जैसे स्टीरियो सेंटर क्या होते हैं सर, स्टीरियो सेंटर वो होते हैं, वो केंद्र होते हैं जहाँ से स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। जो कार्बन स्टीरियो आइसोमर के लिए जिम्मेदार है, जो कार्बन स्टीरियो आइसोमर के लिए जिम्मेदार है, उन कार्बन को कहा जाता है स्टीरियो सेंटर। जैसे यहाँ पे ये 2 कार्बन जो है ना वो स्टीरियो आइसोमर के लिए जिम्मेदार है कि इन 2 कार्बन के सारे सिस ट्रांस हो रहा है, और सिस ट्रांस क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर ही होते हैं। तो ये जो 2 कार्बन है वो सिस ट्रांस के लिए जिम्मेदार है, स्टीरियो आइसोमर्स के लिए जिम्मेदार है, तो ये 2 कार्बन क्या हो जाएंगे, स्टीरियो सेंटर। हाँ ऐसे पूछेगा कि C1 C2 C3 C4 मान रहा है क्वेश्चन में कि ये नंबर दे दिया इनको कार्बन को, फिर कौन ये 2 ठीक है। तो देखो जिन कार्बन के सारे सिस ट्रांस होता है वो कार्बन स्टीरियो सेंटर कहलाते हैं। ठीक है, जो कार्बन कार्बल होता है उससे भी स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, एनिसोमर बनेंगे, एक खुद है उसकी मिरर इमेज। ठीक है, तो कार्बल कार्बन भी क्या होता है, स्टीरियो सेंटर होता है। ठीक है, 93 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, 2। ये दोनों मिथाइल एक बार बाहर आ जाए सिस, एक अंदर चला जाए, एक बाहर रहे ट्रांस, सिस ट्रांस 2। 94 में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, यहाँ पे एक ये सी हो जाए कि दोनों के तीनों के तीनों Cl बाहर की तरफ आ जाए, एक ये सी हो जाए कि 2 Cl बाहर की तरफ रहे, एक Cl अंदर की तरफ चला जाए। ओके, 95 से पहले को डालो, 95 और 96। चलो आपको एक चीज सिखाते हैं, अलिन्स सिखाते, अलिन्स कुछ यहाँ पे अलिन्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, शायद तक आप लोगों को पकड़ नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे अलिन का कंसेप्ट है। अलिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अलिन्स पता है ना,
क्यूमुलेटेड डाइस, जो क्यूमुलेटेड डाइस होते हैं उनको हम अलीन्स कहते हैं। क्यूमुलेटेड डाइस को अलीन्स कहा जाता है। देखिए जैसे ध्यान देना, आपके पास ये एक अलीन है, ठीक है। इस अलीन का अरेंजमेंट समझते हैं कि यहाँ पे ये जो अलीन है, ये अलीन में जो दो पाई बॉन्ड है ये कैसे अरेंज हुए हैं। तो देखो समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल चीज है। देखो ये कार्बन क्या है, sp2, ये कार्बन क्या है, sp, दो पाई बॉन्ड है, और ये कार्बन क्या है, sp2, ठीक है। अब देखो ये कार्बन sp2 है, तो इसके 3 ऑर्बिटल sp2 वाले एक तल में होंगे, ठीक है। आप sp2 हो तो आपके 3 ऑर्बिटल sp2 वाले एक तल में होंगे। जैसे मान लेते हैं कि इसके 3 ऑर्बिटल जो है वो sp2 वाले इस तल में, ठीक है। तो फिर एक हाइड्रोजन से यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा, एक हाइड्रोजन से यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा, और एक ये ऑर्बिटल क्या करेगा, सामने वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब सामने वाला जो कार्बन है वो क्या है, sp, तो उसका एक ऑर्बिटल इस तरफ होगा और एक ऑर्बिटल इस तरफ होगा, ठीक है। तो इसका sp2 और इसका sp आपस में एक बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। अब देखो अगर अपन इस कार्बन की बात करें और इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन sp2 है, ठीक है। तो इसके पास एक असंगठित पी कक्षक है, और अगर इसके sp2 वाले कक्षक अगर इस तल में है तो इसका असंगठित पी कक्षक किस पे जाएगा, असंगठित जो पी कक्षक होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा पी ऑर्बिटल, वो ऐसे लंबवत होगा। तो जो असंगठित पी कक्षक जो होता है वो sp2 वाले कक्षकों के क्या होता है, लंबवत होता है। तो अगर आपके sp2 वाले कक्षक अगर इस तल में है तो आपका पी कक्षक, असंगठित पी कक्षक ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। ये कार्बन जो है ये sp है, ये कार्बन sp है। तो इसके पास अगर आप sp हो तो आपके पास जो असंगठित पी कक्षक होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। कि आप sp हो तो आपके पास है ना जो मिक्सिंग हुई है, आप में जो संकरण हुआ है वो s और p के बीच में हुआ है, तो आपके पास जो असंगठित पी कक्षक होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। और वो 2 असंगठित पी कक्षक कैसे होंगे, एक होगा ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा और एक जो होगा वो ऐसे होगा। तो यहाँ पे 2 असंगठित पी कक्षक है, और वो जो 2 असंगठित पी कक्षक होंगे वो आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे, और वो इसके भी लंबवत होंगे sp के। तो यहाँ पे जो असंगठित पी कक्षक होंगे वो आपस में तो लंबवत होंगे, वो इसके भी लंबवत होंगे, ठीक है। तो फिर वो कैसे अरेंज होंगे कि एक पी कक्षक जो होगा वो ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा और एक पी कक्षक जो होगा वो ऐसे तल में आ जाएगा, होगा लंबवत। तो ये आपस में भी लंबवत है और इसके sp के भी लंबवत है, ठीक है। अब देखो जो असंगठित कक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। जो असंगठित पी कक्षक होता है वो पाई बॉन्ड बनाता है। अब जैसे इसके पास एक असंगठित पी कक्षक है, तो इस कार्बन को अगर इसके साथ पाई बॉन्ड बनाना है, जैसे इसने यहाँ पे बनाया भी है, तो अगर इस कार्बन को इसके साथ पाई बॉन्ड बनाना है तो इसका असंगठित जो पी कक्षक होगा वो किसके साथ अतिव्यापित होगा, वो इसके साथ अतिव्यापित होगा या इसके साथ अतिव्यापित होगा, किसके साथ अतिव्यापित होगा, बाहर वाले के साथ या तल वाले के साथ, बाहर वाले के साथ। क्यों, क्योंकि कि यहाँ पे अगर अपन देखें कि ये पी कक्षक ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसके साथ जो समांतर में जो पैरेलल है वो कौन सा है, वो ये वाला, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि आपके पास जो असंगठित पी कक्षक है वो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, और इसके पास जो असंगठित कक्षक है वो 2 है, एक ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, एक ऐसे लंबवत है। और लंबवत वाला जो होगा, ये तल वाला जो होगा, वो इसके साथ बॉन्ड तो नहीं बना पाएगा, या तो केमिकल बॉन्डिंग कि एक पी कक्षक ऐसा हो, एक पी कक्षक ऐसा हो, वो अगर ऐसे टकराएंगे तो उसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो आपको किसके साथ अतिव्यापित होना पड़ेगा, इसके साथ अतिव्यापित होना पड़ेगा। तो इसका P और इसका P आपस में क्या हो जाएंगे, अतिव्यापित। तो उससे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, बन गया, ठीक है। और इसका जो एक असंगठित पी कक्षक होगा वो ऐसे बच जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे एक और कार्बन है, और ये कार्बन भी क्या है, sp2 है, ठीक है। तो ये कार्बन भी sp2 है, तो इसके पास भी एक असंगठित पी कक्षक होगा,
और वो असंगठित पी कक्षक क्या कर रहा होगा, इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इसका जो असंगठित होगा वो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, और इसके कौन से असंगठित के साथ बनाएगा, इसका जो एक असंगठित है उसने तो यहाँ से पाई बॉन्ड बना दिया, तो इसका जो ये वाला जो असंगठित है वो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाना होगा। और अगर इसका असंगठित ऐसे है तो आपके भी असंगठित पी कक्षक को ऐसे होना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपका जो असंगठित होगा ये दूसरा वाला वो ऐसे पड़ा, तो इसका भी जो कार्बन होगा, अगर इस कार्बन को अगर इसके साथ पाई बॉन्ड बनाना है तो इसको अपने पी कक्षक को कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा, तब जाके आप इसके साथ क्या करोगे, पाई बॉन्ड बना पाओगे, ठीक है। और जो आपका एक दूसरा जो असंगठित था, ये वाला जो असंगठित था, उसने तो क्या करा है, इसके साथ पाई बॉन्ड बना दी, ठीक है। तो अगर आपको इसके साथ एक और पाई बॉन्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस पी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये पी का इस्तेमाल करोगे तो उससे पाई बॉन्ड बनेगा। तो अगर इन दो कार्बन को अगर आपस में पाई बॉन्ड बनाना है तो इसके पास अगर ये वाला पी है, इस तल में पी है, तो इसको भी अपना पी जो रखना पड़ेगा वो इसी तल में रखना पड़ेगा, तो जाके ये अतिव्यापित होंगे और पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब कि इसके जो असंगठित पी कक्षक का जो तल है वो ये है, तो फिर इसके sp2 कक्षक का तल कौन सा हो जाएगा, तो sp2 कक्षक का तल ये हो जाएगा, क्योंकि sp2 कक्षक जो होते हैं और जो असंगठित पी कक्षक होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो अगर आपका पी कक्षक आ चुका है तल में, तो आपके sp2 वाले कहाँ पे जाएंगे, इस तल में जाएंगे, ठीक है। तो एक sp2 ऐसे सामने की तरफ आएगा जो इस कार्बन के साथ क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बना देगा, ठीक है। और एक sp2 ऐसे जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो एक sp2 जो होगा आपका इस तरफ होगा, जो यहाँ पे जो H आएगा उसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना देगा, और एक जो आपका sp2 होगा वो ऐसे अंदर की तरफ जाएगा जो इसके साथ सिग्मा बना देगा। आया समझ, ठीक है। तो आप देखिए और आप बताइए कि क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो देखो ऐसे देखने पे क्या लग रहा है, प्लेनर, लेकिन वास्तव में प्लेनर नहीं है। देखो ये जो है ना, ये जो H है, ये जो sp2 है, ये तो प्लेन में, ठीक है। तो ये H, ये कार्बन प्लेन में, फिर इस कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना है तो ये भी प्लेन में, ये कार्बन फिर इसके साथ बॉन्ड बना है तो ये भी प्लेन में, लेकिन इसके ये जो sp2 वाले जो बॉन्ड है वो इस प्लेन में नहीं है, वो कैसे आ चुके हैं, इसके लंबवत वाले प्लेन में जा चुके हैं। तो एक H ऐसे बाहर की तरफ आ रहा और एक H ऐसे अंदर की तरफ जा रहा, तो ये H कहाँ पे चुके हैं, आउट ऑफ प्लेन आ चुके हैं। तो ये कंपाउंड जो है देखने में तो प्लेनर लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में प्लेनर नहीं है, ये क्या है, नॉन प्लेनर है। तो वास्तव में अगर इसकी संरचना बनाई जाए, अगर इसकी संरचना बनाई जाएगी ऐसी, आया समझ, यस सर, ठीक है। तो अलीन्स बहुत काम की चीज है, अलीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में क्या लगते हैं, प्लेनर, लेकिन वास्तव में प्लेनर नहीं होते, ठीक है। अब देखो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया कि अगर अपन जैसे बात करें कि ये कार्बन sp2 है, ये sp है, ये sp2 है, ठीक है। अब ये कार्बन sp है तो इसके पास दो असंगठित पी कक्षक है, एक असंगठित ऐसे बाहर की तरफ आएगा, एक असंगठित ऐसे अंदर की तरफ जाएगा। अगर जैसे आपका ये वाला जो असंगठित है वो इस कार्बन के असंगठित के साथ अगर अतिव्यापित हो रहा है, इसका मतलब कि आपका ये वाला असंगठित इस कार्बन के इस असंगठित के साथ अतिव्यापित हो रहा है, तो इसका मतलब कि इसके sp2 वाले जो बॉन्ड होंगे वो कहाँ पे होंगे, तल में होंगे, ठीक है। और आपका ये वाला असंगठित जो है वो इस कार्बन के साथ अतिव्यापित हो रहा है, तो अगर इसने इसके साथ अतिव्यापन करा है तो फिर इस कार्बन का p कैसे है, ऐसे, और अगर इसका p ऐसे तो फिर इसके sp2 वाले बॉन्ड कहाँ पे होंगे, वो ऐसे होंगे। आया समझ में, ठीक है। तो ये अपन ने ऑर्बिटल डायग्राम से देख लिया, तो अपन ने ऑर्बिटल डायग्राम से बिल्कुल बेसिक से देख लिया, लेकिन हर बार अपन ऐसे नहीं करेंगे, हर बार ऐसे करेंगे टाइम लग जाएगा। अब एक ट्रिक देखो, अल्टरनेट चलता है, अल्टरनेट सिस्टम चलता है। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये अगर ये sp2 वाले अगर बॉन्ड प्लेन में आए, अगर ये sp2 वाले बॉन्ड अगर प्लेन में, तो आपका जो पाई बॉन्ड होगा वो कहाँ पे होगा, आउट ऑफ प्लेन होगा, आउट ऑफ प्लेन। तो अगर आपके लिए ये sp2 वाले अगर बॉन्ड अगर प्लेन में है तो फिर यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बनेगा ना वो इस प्लेन में बनेगा, क्योंकि अगर sp2 वाले बॉन्ड अगर ऐसे हैं तो आपका p कक्षक कैसे ऐसे बाहर की तरफ, तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, आउट ऑफ प्लेन, ठीक है।
और अगर ये पाई बॉन्ड अगर आउट ऑफ प्लेन बना है तो फिर ये पाई बॉन्ड जो बनेगा इधर, ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा वो फिर कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लेन में। ठीक है, तो अगर ये पाई बॉन्ड अगर आउट ऑफ प्लेन गया है तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। और देखो ये प्लेन में है कि ये दो पी ऑर्बिटल जो है वो इस बोर्ड के तल में ही है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो तल में ही बन रहा है। और अगर ये पाई बॉन्ड अगर तल में है तो फिर ये sp2 वाले बॉन्ड कहाँ पे चले जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो अल्टरनेट है, प्लेन आउट ऑफ प्लेन, प्लेन आउट ऑफ प्लेन। देखो अब हमेशा कैसे करना है, अल्टरनेट। अगर ये बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड अगर प्लेन में आ रहे हैं तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। पाई बॉन्ड अगर आउट ऑफ प्लेन है तो ये किस में आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड प्लेन में आ जाएगा। और ये पाई बॉन्ड अगर प्लेन में है तो फिर ये सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे चले जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन। तो फिर इसके जो एच होंगे वो प्लेन में नहीं होंगे, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन प्लेन। आया समझ में, पक्का। अब देखो ये कंपाउंड बताओ, ये अलीन कैसा है, ये अलीन प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। ये यहाँ पे सारे एटम एक प्लेन में होंगे या कुछ आउट ऑफ प्लेन भी होंगे। तो देखो ये पूरा प्लेनर होगा। देखो तरीका बताया, अगर ये सिग्मा बॉन्ड, अगर ये सिग्मा बॉन्ड अगर प्लेन में आ रहे हैं तो फिर इसका पाई बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। अगर ये पाई बॉन्ड अगर आउट ऑफ प्लेन आया है तो फिर ये पाई बॉन्ड कहाँ पे आएगा, प्लेन में आएगा, क्योंकि ये कार्बन sp है तो इसके पास दो p है। और अगर है ना आपके इस p ने इसके साथ अगर पाई बॉन्ड बनाया है तो फिर ये पाई बॉन्ड कहाँ पे आ चुका है, आउट ऑफ प्लेन। तो फिर जो आपका दूसरा p होगा जो तल में होगा वो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, तल में आ जाएगा। और ये तल में तो फिर ये आउट ऑफ प्लेन, और ये आउट ऑफ प्लेन है तो फिर ये sp2 कहाँ पे आ जाएंगे, प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे ये एटम्स जो हैं कार्बन 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 और ये जो H है ये प्लेन में। ठीक है, पाई बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन है, पाई बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन है, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो सारे प्लेन में। और सिग्मा बॉन्ड अगर प्लेन में है तो एटम्स भी कहाँ पे होंगे, प्लेन में। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आया समझ में। ये बताओ प्लेनर या नॉन प्लेनर कितने बनाती है, ये क्या हुआ, नॉन प्लेनर। कैसे, एक तरफ से स्टार्ट करो। अगर ये sp2 वाले बॉन्ड अगर प्लेन में है तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, आउट ऑफ प्लेन है। ये पाई बॉन्ड अगर आउट ऑफ प्लेन है तो ये पाई बॉन्ड प्लेन में आ जाएगा। तो फिर ये पाई बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन, तो फिर ये पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड अगर प्लेन में आ चुका है तो ये जो सिग्मा बॉन्ड हो गए sp2 वाले ये आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे। और सिग्मा बॉन्ड अगर आउट ऑफ प्लेन चला गया इसका मतलब कि ये दो H आउट ऑफ प्लेन आ जाएंगे, तो ये प्लेन में नहीं है। तो वास्तव में ये जो H है वो नॉन प्लेनर है, ये ऐसे। ठीक है, एक H ऐसा रहा ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा, एक H ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। आई बात समझ में। तो एक ट्रिक, अगर है ना विषम संख्या में अगर पाई बॉन्ड हो तो प्लेनर होगा, और अगर सम संख्या में हो, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम में प्लेनर होगा, विषम में प्लेनर होगा, विषम संख्या में प्लेनर। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड अगर विषम संख्या में है तो वो यौगिक जो होगा वो समतली होगा, और पाई बॉन्ड अगर ना सम संख्या में है तो वो यौगिक क्या होगा, असमतली होगा। ठीक है, नॉन प्लेनर होगा। जैसे देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो सम संख्या में तो ये कंपाउंड क्या है, नॉन प्लेनर। और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो विषम संख्या में, तो कंपाउंड क्या हो गया, प्लेनर। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो सम संख्या में तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। आया समझ में। और फंडा किसका है, एक्चुअल में कंपाउंड प्लेनर हो रहा है, ये नॉन प्लेनर हो रहा है किस वजह से, sp2 sp 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 ऑर्बिटल डायग्राम की वजह से, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। हुआ क्लियर, पक्का, फिट, कोई डाउट, गुंजन सारिका कोई डाउट। गुंजन सारिका हर्षित पूजा।
ओके ओके डन। अब देखो इसका सवाल कैसे बनता है। अगर यहाँ पे सवालों की अगर बात की जाए तो वो देखिए जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल, आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्या इस मॉलिक्यूल में सिस ट्रांस होगा? क्या ये मॉलिक्यूल सिस ट्रांस कर सकता है? नहीं। हाँ या ना? ना। ना। क्या कहते हो, क्या इसमें सिस ट्रांस होगा? नहीं होगा। जैसे अभी दो CH3 पास में तो ये सिस दिख रहा है, अगर CH3 तो लेके आ जाऊंगा तो ट्रांस हो जाएगा? नहीं होगा। वो नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्यों? सर प्लेनर 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 एक
प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर। देखो हाँ समझना, इसमें सिस ट्रांस नहीं हो सकता। इसमें सिस ट्रांस क्यों नहीं हो सकता? अगर अपन जैसे बात करें, अगर ये बॉन्ड अगर प्लेन में है, अगर ये CH3 और H अगर प्लेन में गए तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? आउट ऑफ प्लेन। और ये पाई बॉन्ड अगर आउट ऑफ प्लेन आया है तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? प्लेन में आ जाएगा। तो फिर ये CH3 और ये H कहाँ पे आ जाएंगे? आउट ऑफ प्लेन। तो ये प्लेन में नहीं है, ये आउट ऑफ प्लेन है। एक H ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है और एक H ऐसे एक जो CH3 है वो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं इस CH3 को उठा के मैं अगर यहाँ पे लेके आ जाऊँ ना, तो इस CH3 की जो दूरी होगी ना वो इस CH3 के सापेक्ष नहीं बदलेगी। ठीक है, सिस ट्रांस तो कब होता है कि जब आपकी दूरी बदलेगी। ठीक है, तब जब ना अगर अपन पहले की बात करें तो पहले आप यहाँ पे थे। ठीक है, और ये जो CH3 है ना वो कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो आप भले इधर रहो, आप भले इधर रहो या आप इधर आ जाओ, आप अंदर वाले प्लेन की तरफ रहो या बाहर की तरफ आ जाओ, कि आपकी जो डिस्टेंस होगी ना वो इस CH3 के सापेक्ष नहीं बदलेगी। ये ऐसे समझो, ये जो CH3 है ना वो ऐसे है और ये वाला जो CH3 है ना वो ऐसे है। तो ये CH3 ऐसे अंदर रहे या बाहर रहे, क्या इसकी दूरी इसके सापेक्ष बदलेगी? क्या नहीं बदलेगी। तो आपकी तो दूरी बदलेगी नहीं, आप अंदर रहो या बाहर रहो, तो आप में कोई सिस ट्रांस नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई सिस ट्रांस नहीं होगा। ये कंपाउंड ना सिस है ना ट्रांस है, इसमें कोई सिस ट्रांस नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो आपको ना एग्जाम में ऐसे बना के दे देंगे, एक ये मॉलिक्यूल दे देंगे और एक आपको ये दे देंगे और पूछ लेंगे कि बताओ कौन सिस है कौन ट्रांस है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये अलीन्स का कंसेप्ट नहीं पढ़ के रखा है तो वो देखेंगे कि तो यहाँ पे सर देखो ये दो CH3 पास में तो ये सिस हो गया, ये दो CH3 दूर है तो ये ट्रांस हो गया। नहीं, ना ये सिस है ना ये ट्रांस है, कोई सिस ट्रांस कोई यहाँ पे कोई सिस ट्रांस नहीं होगा। ये आपको पेपर में दिख रहा है कि ये पास में ये दूर है, लेकिन एक्चुअल में ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर नहीं है। यहाँ पे ये जो दो बॉन्ड है आउट ऑफ प्लेन है, ये ऐसे है। यहाँ पे ये जो दो बॉन्ड है, ये CH3 अंदर की तरफ जा रहा है, ये H बाहर की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि H को अंदर लेके आ गए और CH3 को बाहर लेके आ गए, तो इसमें यहाँ पे कोई दूरी नहीं बदलेगी, यहाँ पे कोई सिस ट्रांस नहीं होगा। ओके, अब एक और सवाल बना देंगे एक्टिविटी पे। क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव। एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? एक्टिव है या इनएक्टिव है तो कैसे चेक करते हैं? काट के देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ? क्या ऐसे नहीं काट सकते। अगर आप ऐसे काटोगे तो यहाँ पे CH3 है लेकिन यहाँ पे CH3 नहीं है, यहाँ पे ये CH3 दिखा कर रखा लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, ये अंदर है। ठीक है, तो क्या इस प्लेन के सारे सिमेट्री आ रही है? क्या नहीं आ रही है। यहाँ पे CH3 है लेकिन इस तल में CH3 नहीं है, तो इस प्लेन के सारे सिमेट्री नहीं है। अगर ऐसे काटा जाए तो आणविक तल से काटा जाएगा तो क्या सिमेट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप जब आणविक तल से काटोगे ना तो ये कार्बन बराबर दो हिस्सों में कट जाएगा, ये कार्बन दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा, ये कार्बन दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा, ये CH3 के दो टुकड़े हो जाएंगे, इस H के दो टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन ये H और ये CH3 बराबर दो हिस्सों में नहीं कट पाएंगे क्योंकि ये H और ये CH3 तल में नहीं है। ये H ऐसे बाहर की तरफ आ रहा और ये CH3 ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। और जब आप ऐसे काटोगे ना तो यहाँ पे H के सामने कौन होगा? CH3 होगा। तो ये इस प्लेन से नहीं कट रहा है। ठीक है, और किसी प्लेन से कट सकता है क्या? ऐसे इस तल से, ऐसे वाले तल से काटेंगे तो ऐसे वाले तल से काटेंगे तो ये तीन कार्बन ऐसे कट जाएंगे। आगे अंदर चलेंगे तो यहाँ पे ये जो H आ रहा है ये कट जाएगा, जो अंदर CH3 आ रहा है वो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट पाएंगे। और यहाँ पे ये आमने सामने जो ग्रुप्स है ये क्या है? डिफरेंट है। तो फिर इस तल से भी सिमेट्री नहीं आ रही है, तो ना इस तल से आ रही है, ना इस तल से आ रही है, ना इस तल से आ रही है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और ये अगर एक्टिव होगा तो फिर इसका एक और बाई भी होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्टिकल आइसोमर, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं है लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, इसके ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, एक खुद एक इसकी मिडल। आया समझ में? ठीक है, अब ये देखो, हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें होगा ही नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बस ये एक ही मॉलिक्यूल काउंट होगा। ठीक है, बस एक ही, इसको ही कहेंगे एक। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा,
क्या इसमें सिस ट्रांस हो सकता है? हाँ, इसमें सिस ट्रांस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड प्लेनर है। ये प्लेनर है, देखो ये प्लेन, ये बाई बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन, ये प्लेन, फिर ये आउट ऑफ प्लेन, और फिर ये प्लेन। तो ये कंपाउंड क्या है? प्लेनर है। तो अभी यहाँ पे ये दोनों CH3 जो है ना, ये पास पास है, तो ये क्या है? सिस है। ठीक है, अगर इस CH3 को अगर अपन यहाँ पे लेके आ जाएंगे, अगर ये CH3 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड प्लेनर है, तो इस प्लेन में अभी ये दो CH3 पास में, तो सिस अगर ऐसे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, क्या ये एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? क्या होगा? एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। प्लेनर है, एंड ऑल प्लेनर कंपाउंड्स आर इनएक्टिव। तो आप तो प्लेनर हो, तो ये तो कंपाउंड प्लेनर है, और दुनिया में जितने भी प्लेनर कंपाउंड होते हैं वो अपने आणविक तल से ही कट जाते हैं। तो फिर ये क्या होगा? इनएक्टिव। ये भी इनएक्टिव होगा, और इसका ट्रांस वाला भी इनएक्टिव होगा। आया समझ में? ठीक है, हाँ बताओ। इस मॉलिक्यूल में क्या सिस ट्रांस हो सकता है? सिस ट्रांस ऐसे ही नहीं हो सकता। ठीक है, सिस ट्रांस तो यहाँ पे वैसे चलो ग्रुप चेंज कर देते हैं, थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप ले लेते हैं। चलो इसको CH3 रहने दो, हाइड्रोजन नहीं देते, CH3 रहने दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिस ट्रांस तो वैसे अगर आप जिस बच्चे को अलीन्स का कंसेप्ट भी नहीं पता ना, वो भी कह देगा सिस ट्रांस यहाँ पे हो ही नहीं सकता, यहाँ दोनों तरफ ग्रुप क्या है? सेम है, एक जैसे है। ठीक है, सिस ट्रांस नहीं हो सकता। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है? हाँ, एक ये तो रीजन है, लेकिन एक्चुअल रीजन ये है कि कंपाउंड जो ये प्लेनर नहीं है। देखो ये प्लेन, ये पाई बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन, फिर ये प्लेन, ये आउट ऑफ प्लेन, फिर ये प्लेन, तो फिर ये सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे चले जाएंगे? आउट ऑफ प्लेन। तो अगर ये सिग्मा बॉन्ड अगर आउट ऑफ प्लेन आ चुके हैं, तो ये CH3 ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, और ये C2H5 ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये कंपाउंड तो नॉन प्लेनर हो गया। अब यहाँ पे कोई सिस ट्रांस होगा नहीं। अगर यहाँ पे H भी अगर आ जाए या C2H5 आ जाए, यहाँ पे अगर C2H5 लग जाए तो भी कंपाउंड, चलो C2H5 लगा ही देते हैं। अगर यहाँ पे C2H5 आ जाए, ठीक है, तो जिस बच्चे को अगर ना अलीन्स का कंसेप्ट नहीं पता, अलीन्स का ज्ञान नहीं है, ये प्लेन आउट ऑफ प्लेन, प्लेन आउट ऑफ प्लेन, तो वो बच्चा क्या सोचेगा कि ये जो कंपाउंड देख रहा है इसमें दो CH3 पास में दिख रहे हैं, C2H5 पास में दिख रहे हैं, तो ये तो सिस है। और मैं अगर C2H5 इधर लेके आ जाऊंगा तो वो C2H5 से दूर आ जाएगा, फिर ट्रांस बन जाएगा। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कोई सिस ट्रांस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो C2H5 और CH3 है ये तल में नहीं है। एक CH3 ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है और C2H5 ऐसे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये CH3 जो है ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, तो अगर ये अंदर रहे या बाहर रहे तो इसकी जो दूरी होगी वो इसके सापेक्ष नहीं बदलेगी। यहाँ पे ये जो CH3 है वो ऐसे है, और ये जो CH3 है ऐसे अंदर है, तो अगर ये अंदर रहे या बाहर रहे, इसकी जो दूरी है वो इसके सापेक्ष नहीं बदलने वाली। तो यहाँ पे कोई सिस ट्रांस नहीं होगा। ठीक है, तो नो सिस नो ट्रांस, नो सिस नो ट्रांस। ठीक है, ये एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? एक्टिव या इनएक्टिव? ये कंपाउंड एक्टिव हो जाएगा। क्या आप इसको ऐसे कर पाओगे? इसको अपन ऐसे नहीं कर पाएंगे। भले ही ये CH3 और ये CH3 आमने सामने दिख रहे हैं प्लेन में, लेकिन वास्तव में ये CH3 आमने सामने नहीं है। ये CH3 जो है वो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, और ये जो C2H5 है वो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। तो आप इसको ऐसे नहीं कर पाओगे। इधर CH3 है लेकिन इसके सामने CH3 नहीं है। ये जो CH3 है वो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे C2H5 है लेकिन यहाँ पे C2H5 नहीं है, इसके सामने नहीं है, ये C2H5 ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे काट पाओगे क्या? अगर आप ऐसे काटोगे तो ये CH3 और यहाँ पे क्या मिलेगा? C2H5। तो आमने सामने कौन मिलेंगे? डिफरेंट ग्रुप मिलेंगे। ऐसे भी नहीं कट पाएगा। ऐसे काट पाएंगे क्या? अगर आप ऐसे काटोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कार्बन्स कट जाएंगे, लेकिन अंदर कौन है? CH3, और बाहर कौन है? C2H5। तो ये ऐसे भी नहीं कट पाएगा। तो फिर ये क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं है, लेकिन इसके ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। तो एक की खुद, एक इसकी। आए समझ?
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज कर दिया। ये बताओ, एक्टिव या इनएक्टिव? ये क्या होगा? ये एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? ये इनएक्टिव होगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। देखो ये भी नॉन प्लेनर है, ये भी प्लेनर नहीं, नॉन प्लेनर। प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। तो यहाँ पे भी देखो, ये CS3 और C2H5 जो है ये प्लेन में नहीं है, ये आउट ऑफ प्लेन है, तो ये भी नॉन प्लेनर है, ये भी नॉन प्लेनर है। लेकिन ये कट जाएगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ये कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, कट जाएगा ऐसे। जब आप देखो ऐसे तो नहीं कटेगा, बीच में से तो नहीं कटेगा, ठीक है? ये ऐसे भी नहीं कटने वाला, यूं। आप जब इसको ऐसे काटोगे ना तो ये ऐसे भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऐसे काटोगे ना तो ये दो CH3 ऐसे कट जाएंगे, कार्बन्स कट जाएंगे, ठीक है? आगे चलोगे तो ये CH3 का अंदर और बाहर कौन है? C2H5। तो जब आप इसको ऐसे काटोगे तो ऐसे तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर इसको ऐसे काटा जाएगा ना, यूं, इस वाले लंबवत वाले तल से जब काटा जाएगा ना तो कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? जब आप इसको लंबवत वाले तल से काटोगे तो ये C2H5 बाहर की तरफ है, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। आगे चलोगे तो ये कार्बन के दो टुकड़े हो जाएंगे, आधे ऊपर आधे नीचे। अंदर चलोगे तो CH3 के दो टुकड़े हो जाएंगे, और ये दो CH3 नहीं कटेंगे, तो ये आमने सामने मिल जाएंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव, ठीक है? तो ये भी नॉन प्लेनर है, ये भी नॉन प्लेनर है, लेकिन ये एक्टिव है, लेकिन ये इनएक्टिव है, क्योंकि ये तो कट जाएगा। आया समझ में? कहानी समझ में? अलीन्स की। तो अलीन्स बहुत काम की चीज है, ठीक है? अलीन्स जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, हमेशा वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे तो क्यूमुलेटेड डाइस है, अलीन्स है, तो यहाँ पे तो कुछ लफड़ा है। तो वो लफड़ा क्या है? प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। तो ये नॉन प्लेनर है, तो ये नॉन प्लेनर है। अब इसके साथ से सोचो, ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है, बना के जो दिया है ऐसा लग रहा है कि प्लेनर है, लेकिन वास्तव में ये नॉन प्लेनर है। तो नॉन प्लेनर है तो फिर आप सोचो सिस ट्रांस हो सकता है? नहीं, सिस ट्रांस इसमें नहीं हो सकता, ठीक है? एक्टिव है, इनएक्टिव है? तो एक्टिव है या इनएक्टिव है तो हमेशा क्या तरीका है? काट के देना। ओके,
ओके डन। अब देखो एग्जाम वाले चालाकी और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपन ने एक बात कभी पढ़ी थी, रिंग एंड पाइवोट आर सेम थिंग, हाँ या ना? पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? कि रिंग और पाइवोट एक ही चीज है, ठीक है? आप रिंग बनाओ या पाइवोट बनाओ एक ही चीज है, डिग्री ऑफ वन सॉल्यूशन। याद है? डिग्री माइनस अमाउंट इज नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है? कि डिग्री भी होती है पाई बॉन्ड्स, अमाउंट भी है पाई बॉन्ड्स, लेकिन उनके डिफरेंस हमें क्या मिलती है? रिंग्स। रिंग और पाई बॉन्ड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पता था? अब देखो यहाँ पे चालाकी भी कर सकते हैं कि जैसे ये अलीन है, ये आपको अलीन दे दिया, ठीक है? अब जैसे जनरली अपन अलीन ऐसे पढ़ते हैं और यहाँ पे चालाकी करते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड की जगह क्या बना लेंगे? रिंग बना लेंगे ऐसे। ये ऐसे दे, आपको ऐसे नहीं देंगे, आपको ऐसे दे देंगे, ठीक है? तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या चीज है, ये इसको कैसे समझो? एक्चुअल में ये जो रिंग्स वगैरह बता के रखी है, आप इससे कंफ्यूज मत हो। ये रिंग जो है वो पाई बॉन्ड ही है, एक तरीके से क्यूमुलेटेड डाइस की तरह है, अलीन्स की तरह है। देखो ये पाई बॉन्ड ही है, इस पे काम करो, पाई बॉन्ड बना लो, इस तरह से पाई बॉन्ड बना लो। ये प्लेन, ये आउट ऑफ प्लेन, तो यहाँ पे ये जो रिंग है ना, ये आउट ऑफ प्लेन है। ये रिंग ऐसे नहीं है, ये रिंग ऐसे, ठीक है? और ये आउट ऑफ प्लेन, तो फिर ये प्लेन, तो ये रिंग प्लेन में, और ये प्लेन में, तो फिर ये बॉन्ड कहाँ पे आ जाएंगे? आउट ऑफ प्लेन। तो फिर देखो इन दो CH3 में से ट्रांस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कि ये प्लेन में और ये आउट ऑफ प्लेन, तो इसमें नहीं हो पाएगा। आया समझ में? ठीक है? और देखो जैसे आपको ये अलीन है, आपको ये अलीन पता है, लेकिन आपको एग्जाम में निकालने में चालेगी करेंगे, अलीन ऐसा नहीं देगा, आपको ऐसा दे देंगे। ऐसे ये। अब जिस बच्चे को ये बात नहीं पता कि रिंग और पाइवोट एक जैसी चीजें हैं, तो वो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, सोचने लग जाएगा क्या करूँ इधर, कैसा सोचो। और यहाँ पे स्टूडियो का अच्छा सवाल बना देंगे, एक्टिविटी पूछ लेंगे, है ना, ज्योमेट्रिकल एक्सपर्ट पूछ लेंगे, सिस्ट्रांस पूछ लेंगे, ठीक है? तो क्या होगा ये? क्या इसमें सिस्ट्रांस होगा? यस सर। क्या इसमें सिस्ट्रांस होगा? हाँ हो जाएगा। कैसे? देखो ये बॉन्ड, ये अगर बॉन्ड अगर प्लेन में आ जाएंगे, अगर ये प्लेन में तो फिर ये लिंक आ जाएगी आउट ऑफ प्लेन, अगर ये लिंक आउट ऑफ प्लेन है तो फिर ये पाइवोट कहाँ पे आ जाएगा? प्लेन में। और ये पाइवोट अगर प्लेन में है तो ये लिंक कहाँ पे चली जाएगी? आउट ऑफ प्लेन। और ये रिंग अगर आउट ऑफ प्लेन है तो ये बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? प्लेन में। तो यहाँ पे ये दो CH3 तो प्लेन में, तो फिर इसमें सिस्ट्रांस हो सकता है। अगर ये दो CH3 यहाँ पे दिखा के रखें तो पास में, अगर ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा तो ये दूर चला जाएगा। आया समझ में? ठीक है? एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? ये इनएक्टिव होगा, कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, यूं कटेगा, यूं नहीं कटेगा, ये ऐसे नहीं कटेगा, ये रिंग ऐसे और ये रिंग ऐसे, ठीक है? ये रिंग ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, आउट ऑफ प्लेन है, और ये रिंग ऐसे, तो ये कंपाउंड ऐसे नहीं कटेगा, ये ऐसे कटेगा, यूं। आया समझ? तो इसमें सिस्ट्रांस होगा, यहाँ पे सिस्ट्रांस होंगे, लेकिन ये कंपाउंड क्या होगा? इनएक्टिव। और इसकी बात की जाए, इसमें सिस्ट्रांस तो नहीं होगा, ना सिस होगा ना ट्रांस होगा, ठीक है? एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? ये कटेगा या नहीं कटेगा? क्या आप इसको ऐसे बीचों बीच काट सकते हो? नहीं काट सकते, क्योंकि ये रिंग जो दो रिंग है ये एक प्लेन में नहीं है। ये रिंग अगर ऐसे बाहर है तो ये रिंग ऐसे प्लेन में, ठीक है? ये रिंग ऐसे, ये रिंग ऐसे, ठीक है? तो क्या कट पाएगी? क्या बीचों बीच काट सकते हो? ये दोनों रिंग ऐसे नहीं है, ये ऐसे, तो ये नहीं कट पाएगी, ऐसा तो नहीं कटेगी। क्या ऐसे काट सकते हैं?
ऐसे यूं। अगर आप यूं काटोगे तो रिंग तो कट जाएगी, रिंग तो कट जाएगी, लेकिन ये नहीं कट पाएंगे क्योंकि ये CH3 ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है और ये H ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। तो CH3 ऐसे अंदर है और ये H ऐसे बाहर है, तो ऐसे नहीं काट पाओगे, ठीक है। और क्या ऐसे काट सकते हैं? अगर आप ऐसे काटोगे तो ये CH3 और ये H जो ऐसे आउट ऑफ प्लेन है तो ये तो कट जाएंगे, लेकिन ये CH3 और ये H नहीं कट पाएंगे, ये डिफरेंट है, ये आमने सामने डिफरेंट ग्रुप मिलेंगे। तो फिर ये कंपाउंड क्या है? एक्टिव। तो फिर इसका एक और 5 आया समझ में? यस सर। ठीक है, कहानी समझ में आई अलीन्स की। तो बहुत खतरनाक बात है, अलीन्स जो होते हैं दिखते हैं बहुत सीधे, लेकिन इतने सीधे नहीं होते, ये बहुत टेढ़े हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनको समझना है तो आपको इनको ढंग से करना पड़ेगा, ध्यान नहीं रखा गलती हो जाएगी। सर प्लेन आउट ऑफ प्लेन, प्लेन आउट ऑफ प्लेन और प्लेन। अच्छा ये दोनों रिंग आउट, हाँ दोनों रिंग आउट ऑफ प्लेन है ना। हाँ तो ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, तो ये तो कट जाएगा फिर, ये तो ना ऐसे कट जाएगा बीचों बीच। ये रिंग आउट ऑफ प्लेन ऐसे और ये रिंग भी आउट ऑफ प्लेन ऐसे, ठीक है। तो फिर ये बीचों बीच कट जाएगा, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। हाँ तो ये रिंग कैसे बना रहे हैं? रिंग कैसे? रिंग कैसी भी हो सकती है, 6 मेंबर रिंग हो सकती है, 4 मेंबर रिंग हो सकती है, 5 मेंबर रिंग हो सकती है, रिंग तो कैसी भी हो सकती है। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, रिंग के रिंग वो तो अलग चीज है, वो अलग चीज है कि साइक्लोइन, साइक्लोइन का फिश ट्रांस होगा, वो अलग चीज। हाँ इसमें आएगा नहीं, लेकिन वो अलीन्स में नहीं आता, वो अलग है। C डबल बॉन्ड N लोन पे वो सिन और एंटी, हाँ वो तो आ जाएगा किसी क्वेश्चन में, वो किसी क्वेश्चन में आ जाएगा, अभी बताते हैं। ओके, अब आप वापस शीट में आइए। शीट में आप ये सवाल देखो 89 वाला, 89 वाला सवाल देखो, 89 वाला सवाल करो तो। उन 90 वाले सवाल में किसमें से ट्रांस होगा? इन्होंने बोला ना किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अच्छा कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दर्शाएगा?
क्या इसमें सिस ट्रांस होगा? इसमें होगा या नहीं होगा? इसमें हो जाएगा प्लेन Yes, sir. आउट ऑफ प्लेन प्लेन, तो यहाँ पे दोनों रिंग प्लेन में है। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार ये दोनों रिंग के ओ पास पास, तो ये सिस, और एक बार रिंग अगर आप ऐसे बना दोगे, अगर आपने ऐसे बना दिए तो ये ओ दूर दूर चल जाएगी, तो ये सिस और ये ट्रांस। ठीक है, तो इसमें हो सकता है। सेकंड में हो सकता है क्या सिस ट्रांस? Yes, sir. हाँ हो सकता है। प्लेन आउट ऑफ प्लेन प्लेन, तो ये कंपाउंड प्लेनर है, इसमें दोनों रिंग एक प्लेन में, तो दोनों रिंग एक प्लेन में, तो ये इन और ये इन अभी क्या है? पास पास, तो ये क्या हो जाएगा? सिस। अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। ये इन और ये इन क्या है? दूर दूर, तो ये ट्रांस। आया समझ में? ठीक है। सी वाला, क्या इसमें सिस ट्रांस हो सकता है? क्या इसमें हो पाएगा सिस ट्रांस? इसमें नहीं हो पाएगा, ये दोनों ग्रुप एक जैसे हैं। Yes, sir. हाँ ये प्लेनर है, ये दोनों रिंग एक प्लेन में है, लेकिन इसमें सिस ट्रांस हो नहीं सकता क्योंकि दोनों रिंग एक जैसी है, कुछ डिफरेंट नहीं है। सिस ट्रांस में कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना, कि कुछ डिफरेंट चीजें पहले पास में थी अब दूर चली गई, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट ही नहीं है, दोनों रिंग एक जैसी है। अगर इस रिंग को मैं ऐसे घुमा भी दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं फर्क पड़ने वाला, वही चीज बनेगी। जैसे यहाँ पे अगर इस रिंग को घुमा देते हैं तो थोड़ी डिफरेंट चीज बन जाती है, इस रिंग को घुमा देते हैं थोड़ी डिफरेंट चीज बन जाती है, लेकिन इस रिंग को यहाँ पे घुमा दूं तो कोई डिफरेंट चीज बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो यहाँ पे दोनों रिंग एक जैसी है, तो यहाँ पे कोई सिस ट्रांस नहीं होगी। और ये इंटरेस्टिंग है, क्या इसमें सिस ट्रांस होगा? क्या इसमें होगा? होगा, ये वो जाएगा। कैसे? देखो इसमें जो सिस ट्रांस होगा ना वो इन दो रिंग के सारे नहीं होगा, ये यहाँ पे जो सिस ट्रांस होगा ना वो इस बॉन्ड के सारे हो जाएगा इन CH3 के सापेक्ष। कैसे? कि इस बॉन्ड से जो दो CH3 जुड़े हुए हैं ना, इस रिंग से जो दो CH3 जुड़े हुए हैं, एक बार दोनों CH3 से बाहर की तरफ आ जाए सिस, और एक CH3 बाहर की तरफ रहे, एक अंदर चला जाए ट्रांस। ठीक है, एक तरीके ना साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइमिथाइल, यहाँ पे दो मिथाइल है, तो एक बार दोनों मिथाइल बाहर की तरफ सिस, और एक बार एक मिथाइल बाहर एक मिथाइल अंदर ट्रांस। ठीक है, तो यहाँ पे सिस ट्रांस जो होगा वो इन दो रिंग के बीच में नहीं होगा, इसी एक ही रिंग में दो मिथाइल में हो जाएगा। जैसे एक खतरनाक क्वेश्चन पूछूं, इसमें सिस ट्रांस होगा या नहीं होगा? इसमें सिस ट्रांस होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सिस ट्रांस होगा, वो कैसे होगा कि देखो कुछ ज्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे कि सर, ज्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे कि यहाँ पे देखा जाए कि सर ये दो CS इधर तो दो सेम ग्रुप है और इधर दो डिफरेंट ग्रुप है, तो इधर दो डिफरेंट है लेकिन इधर तो सेम है, तो अगर ये H इधर आ जाए, ये CH3 इधर आ जाए तो सिस ट्रांस कुछ होगा ही नहीं, कुछ बदलाव ही नहीं होगा। अगर ये H अभी इधर है तो यहाँ पे आएगा, तो पहले H इस CH3 के पास में था तो H ऊपर आएगा तो इस CH3 के पास में आ जाएगा, तो नया क्या हुआ? नया तो कुछ हुआ ही नहीं, दूरी तो कोई बदली नहीं, पहले भी आप CH3 के पास में तो इधर जाओगे तो इस CH3 के पास में आ जाओगे, तो यहाँ पे H और CH3 में कोई बदलाव करने से कोई सिस ट्रांस होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। मानना कि इस H और इस CH3 को बदलने पे कोई सिस ट्रांस नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे सिस ट्रांस होगा, वो इनके सारे नहीं होगा, वो इसके सारे हो जाएगा। यहाँ पे जो दो CH3 है ना इनके बीच में हो जाएगा, एक बार दो CH3 से बाहर की तरफ सिस, और एक बार एक CH3 बाहर एक अंदर ट्रांस। आया समझ में? तो यहाँ पे सिस ट्रांस इनके बीच में नहीं होगा, इन दो ग्रुप और इन दो ग्रुप के बीच में नहीं होगा, इन्हीं दो ग्रुप के बीच में हो जाएगा, इस बॉन्ड के सारे। ठीक है, कि यहाँ पे एक H है एक CH3 है, एक H है एक CH3 है, एक बार दोनों CH3 बाहर और एक बार एक CH3 बाहर और एक अंदर। आया समझ में? ठीक है, तो इसमें सिस ट्रांस
ओके, अब आप ये देखिए 91 देखिए, हो गया 91। अब आप देखो 95 में देखो 95 में इन्होंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे, तो देखो 95 में एक अलीन है और बाद में एक एल्कीन है, तो यहाँ पे जो अलीन है उसके सारे तो सिस ट्रांस होगा नहीं, क्योंकि वो विषम है, तो वो नहीं सम है, तो वो क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर होगा तो फिर इसमें सिस ट्रांस नहीं हो पाएगा, लेकिन एक अकेला एल्कीन है, तो जो अकेला एल्कीन है उसमें सिस ट्रांस हो जाएगा। अब ऐसे नीचे वाले में देखो, तो इसमें एक तो अलीन है, जो चार पाई बॉन्ड है वो कंटिन्यू है, वो तो अलीन हो गए, उसमें तो सिस ट्रांस नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सम है, तो वो पाई बॉन्ड वहाँ पे सम संख्या में, तो वो तो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर, तो फिर इसमें सिस ट्रांस नहीं होगा। लेकिन एक जो पाई बॉन्ड अकेला है, तो वो अकेला जो पाई बॉन्ड है वो एल्कीन है, उसमें सिस ट्रांस हो जाएगा। आया समझ में? अलीन में तो सिस ट्रांस कब हो सकता है, जब आप क्या हो, विषम संख्या में हो। अब अलीन में सिस ट्रांस कब हो सकता है, जब आप में पाई बॉन्ड विषम संख्या में हो, और विषम संख्या में और ग्रुप डिफरेंट हो और आप विषम संख्या में हो, तो सिस ट्रांस होगा। ठीक है, ओके। अब 100 नंबर वाला देखो, क्या 100 नंबर वाले में सिस ट्रांस होगा? हाँ, यहाँ पे सिस ट्रांस हो जाएगा। देखो बहुत चालाकी करिए कि ऐसे डायग्राम बना के दे दिया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे सोचे। तो बेसिकली ये अलीन सी है, यहाँ पे ना पाई बॉन्ड के बदले क्या बना दी है, रिंग्स बना दी है, तो इन रिंग्स को पाई बॉन्ड ले लो। पहले CH3 और H कहाँ पे आ जाएंगे, प्लेन में, तो रिंग कहाँ चली जाएगी, आउट ऑफ प्लेन, तो फिर दूसरी रिंग कहाँ चली जाएगी, प्लेन में, तीसरी रिंग कहाँ जाएगी, आउट ऑफ प्लेन, तो फिर ये वाले CH3 और H कहाँ पे आ जाएंगे, प्लेन में। तो ये कंपाउंड क्या है, प्लेन है। यहाँ पे ये CH3 ये H और ये CH3 ये H, ये एक ही प्लेन में, तो जब दो CH3 ऐसे रहेंगे तो ये पास में होंगे, और एक CH3 इधर आ जाएगा तो ये दूर हो जाएगा, तो इसमें सिस ट्रांस होगा। आया समझ में? चलिए 98 और 99 देख लो, आपके डाउट्स हो तो बता दो। 97 डाउट है। 97 में क्या बोला है कि किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव है, किसी में संभव नहीं है। यहाँ पे ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस ना A में हो सकता है, ना B में हो सकता है, ना C में हो सकता है। नहीं, गलत है इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। ऐसा होना चाहिए कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव नहीं है, कि यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि किसमें संभव नहीं है, ज्यामितीय समापय किसमें संभव नहीं है। ओके, 98 99 99 दोनों डाउट है, तो ये तो होने चाहिए, 98 और 99 तो होने चाहिए। ये देखो, यहाँ पे ध्यान दो, इस मॉलिक्यूल में कितने सिस ट्रांस हो गए, कितने ज्योमेट्रिकल बनेंगे। एक बार एक मॉलिक्यूल ले लो कि यहाँ पे सब सारे के सारे CH3 कहाँ आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं। एक केस ये CH3 अंदर चला गया, एक ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस ये दो अंदर चले जाए। तीसरा केस नहीं, इसमें करते हैं, अब इसमें एक छोड़ के ऐसा हो सकता है कि आपकी कौन कौन सी संरचना हो सकती है, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, और दो छोड़ के, और कोई हो सकता है क्या? दो CH3 अगर अंदर जा रहे हैं तो उसमें एक केस ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? 3 हो जाएगा, ये, ठीक है। इसमें और हो सकता है क्या? हो सकता है, ऐसा और हो सकता है।
तीनों के बीच में तीन अलग एक एक बिल्कुल सिमेट्रिकल। हाँ तीनों को ही। ऐसे आए समझ? और हो सकता है? और कोई बन सकता है क्या? तो इसमें एक केस हो सकता है कि एक CH3 अंदर चला जाए, दो CH3 अंदर चले जाए, दो CH3 अंदर जाएंगे तो इसमें एक केस ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, फिर तीन CH3 अंदर चले जाए तो एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। ठीक है, तो कितने सिमेट्रिकल बन रहे हैं? 8। क्या आंसर दे रखा है? 8 दे रखा है। ठीक है, अब सुनो, ये तो ज्योमेट्रिकल पूछे, ये तो क्या पूछे? ज्योमेट्रिकल। अगर इसमें अगर ये पूछा जाता है कि इसके स्टीरियो सोर्स बताओ, इसके टोटल स्टीरियो सोर्स बताओ, तो फिर तो आपको यहाँ पे ऑप्टिकल भी चेक करने पड़ेंगे। अब बताओ ये एक्टिव है इनएक्टिव है? ये इनएक्टिव होगा, ये तो घट जाएगा कि सारे CH3 एक तरफ बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये ऐसे घट जाएगा, ऐसे घट जाएगा, ऐसे घट जाएगा, कैसे भी काट लो तो ये क्या होगा? इनएक्टिव। पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, ये भी इनएक्टिव होगा, ये ऐसे घट जाएगा, यूं घट जाएगा, इनएक्टिव। ये भी इनएक्टिव, ये ऐसे घट जाएगा, इनएक्टिव। ये इनएक्टिव होगा, हाँ ये ऐसे घट जाएगा, यूं ऐसे अलग पेंसिल, ये ऐसे घट जाएगा, ऐसे। ये दो CH3 अंदर मिल जाएंगे आमने सामने, ये दो CH3 बाहर की तरफ आमने सामने मिल जाएंगे, और ये दो CH3 कट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? इनएक्टिव। ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। कैसे? ऐसे कट जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी काट सकते हो, यूं भी काट सकते हो। तो ये क्या होगा? इनएक्टिव। ये भी इनएक्टिव, ये ऐसे कट जाएगा। ये क्या ऐसे काट सकते हैं? नहीं काट सकते, क्योंकि ये CH3 अंदर जा रहा है, ये CH3 बाहर आ रहा है। ऐसे काट सकते हैं? नहीं काट सकते। ये CH3 अंदर है, ये CH3 बाहर है। ठीक है, क्या ऐसे काट सकते हैं? ऐसे नहीं कट पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये दो CH3 ऐसे बाहर की तरफ आ रहे हैं, और ये दो CH3 में से एक बाहर है, एक अंदर है, तो अपन ऐसे भी नहीं काट सकते। और क्या पॉइंट ऑफ सिमेट्री है? नहीं, पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, कैसे? यूं ऐसे ये काम आमने सामने का मिलेगी, ये अंदर है, ये बाहर। नहीं सर, ये कट जाए और वो वाला कट जाए तो ऐसे यूं। हाँ यूं तो फिर सर ये दोनों आमने सामने। रुको, आप ऐसे काटोगे तो ये दो CH3 आमने सामने मिलेंगे, उसमें ये अंदर, ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है। तो आप ऐसे काटने की कोशिश करोगे तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बनेगी, लेकिन ये बाहर है। मतलब कि क्या होता है कि जब आप किसी प्लेन से काटते हो ना, तो उस प्लेन के सारे उस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बननी चाहिए। ठीक है, तो ही उसमें सिमेट्री आएगी। देखो जैसे है ना, अपन यहाँ पे मिरर रख दे तो ये पूरी एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जब आप किसी तल से काटते हो ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हो ना, तो उस प्लेन के सारे वो मिरर इमेज बनती है। ठीक है, तो अगर आपकी इस प्लेन के सारे मिरर इमेज बन रही है तो आप कट जाओगे। मैं अगर इस तल से अगर काट सकता हूँ क्या? अगर काट सकता हूँ या नहीं काट सकता हूँ? देखो कि इस तल के सारे मिरर इमेज बन रही कि नहीं बन रही? इस प्लेन के सारे मिरर इमेज बनेगी? नहीं बनेगी, कि ये CH3 से बाहर है, ये CH3 अंदर है। ठीक है, तो नहीं कट पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव। तो फिर इसका एक और YQ। ठीक है, ये हाँ ये कट जाएगा। इसमें तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, इसमें तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। अब ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या होगा? इनएक्टिव। तो इसके ज्योमेट्रिकल देखे जाए तो वो कितने? 8, और ऑप्टिकल देखे जाए तो वो कितने? 2 ही है। ऑप्टिकल 2 ही है, वो वाला। ठीक है, और टोटल देखे जाए तो टोटल 9 है, 9 है। 8 ही है, 1 ही है। आया समझ में? हाँ, 4 CH3 के अंदर हो, वो तो केस यही हो गया। सामने से जाके देखो, वो पीछे जाके देख लो, पीछे जाके देखोगे तो ये 4 CH3 इस तरफ अंदर दिखेंगे, ये 2 CH3 बाहर की तरफ नहीं। ओके, अब 99 आप करो। यस सर।
कितने हो गए? 4। आ रहा मैच कर रहा है आंसर? ठीक है, ओके चलिए 105 से फिर आउट 102 में कितने ज्योमेट्रिकल बनेंगे आप सोचो? 102 में कितने ज्योमेट्रिकल बनेंगे? 3 ही बनेंगे। यहाँ पे दोनों एल्कीन के रास्ते से ट्रांस होगा। देखो 101 में कितने बनेंगे? 4। लेकिन नीचे वाले में कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे, क्योंकि नीचे वाले में जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल है, इधर भी फिनाइल है इधर भी फिनाइल है, तो यहाँ पे 3 ही बनेंगे। देखो जैसे अपन 101 की अगर बात करें तो 101 में देखो एक बार ये सिस में हो, एक बार ये भी सिस में हो, ठीक है, ओके, ये सिस हो और ये ट्रांस हो, ठीक है, और एक बार ये ट्रांस हो और ये सिस हो, और एक बार ये दोनों ही ट्रांस हो, 4 बनेंगे, ठीक है। अब लेकिन नीचे वाले में देखो इसको अपन बनाते भी हैं, इसको अपन बनाते भी हैं। ये देखो ठीक है, एक्सेस हो गया। देखो ये भी सेस, ये भी सेस, आया समझ? अब एक ऐसा ये क्या हो गया? ये सेस है, यहाँ पे दोनों एच पास में, ये सेस है, ये क्या हो गया? ट्रांस। अब क्या हो जाए? देखो ये सेस है और ये ट्रांस, आया समझ? और एक ये भी ट्रांस और ये भी ट्रांस, आया समझ? तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, ठीक है, तो इसमें 4 बनेंगे कि दोनों सेस, दोनों ट्रांस, एक सेस, एक ट्रांस, एक ट्रांस, एक सेस। लेकिन अब सुनो, कोई डाउट किसी को? नहीं। अगर यहाँ पे भी फिनाइल आ जाए, यहाँ पे फिनाइल आ जाए, इधर भी फिनाइल, इधर भी फिनाइल, तो अब यहाँ पे 4 नहीं बनेंगे, अब यहाँ पे 3 ही बनेंगे, 3 ही बनेंगे। क्यों? इसका सिस ट्रांस और इसका ट्रांसिस ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब ये सेम हो जाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या था? ये सिस और ये ट्रांस आ रहा था और ये ट्रांस ये सिस आ रहा था, दोनों अलग अलग दिख रहे थे। लेकिन अगर दोनों तरफ फिनाइल हो गया ना, इसका सिस ट्रांस और इसका ट्रांसिस सेम हो जाएगा। देखो ये देखो ये दोनों सेम है कि नहीं? यस सर है कि आप इसको सिस कह रहे हो, इसको ट्रांस कह रहे हो, इसको सिस कह रहे हो, इसको ट्रांस कह रहे हो। बात है कि जैसा ये एल्कीन है वैसा ये एल्कीन है, जैसा ये एल्कीन है वैसा ये एल्कीन है, दोनों चीजें एक ही तो है, दोनों चीजें एक ही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर फिनाइल हो गया तो फिर दोनों तरफ फिनाइल हो गया, तो अगर ये सिमेट्रिकल हो गया तो ये सिस ट्रांस और ट्रांसिस वाले एक ही काउंट होंगे, क्योंकि दोनों चीजें एक ही है, एक है कि नहीं? ठीक है, आप कह रहे हो कि ये ट्रांस और ये सिस और ये सिस ये ट्रांस, ठीक है। आप देखो अगर ये सिस में गया तो ये ट्रांस में आ गया, और इसका ये ट्रांस और ये ट्रांस दोनों सेम ही, इसका ये सिस इसका ये सिस दोनों सेम ही, तो फिर ये दोनों कंपाउंड क्या है? एडजस्ट। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे 3 ही बने, 1 2 और ये 3। एक 105 से पहले डाउट? 105 का ए ऑप्शन वो इनएक्टिव होगा। कर्नल का मतलब समझते हो? कर्नल का मतलब एक्टिव और ए कर्नल का मतलब इनएक्टिव। तो मैंने बोला कि कर्नल कौन कर्नल है, मतलब कि कौन एक्टिव है, तो पहला वाला इनएक्टिव होगा, पहला वाला इनएक्टिव होगा। पहले वाले को ऐसे समझो, एक कॉपी दे दो, पहले वाले को ऐसे समझो कि पहला वाला जो मॉलिक्यूल है ना उसमें ऐसे एक झोपड़ी बनी हुई है, ऐसे एक झोपड़ी बनी हुई है,
ये 2 कार्बन, फिर ये 2 कार्बन, फिर ये 2 कार्बन, और इन 2 कार्बन के ऊपर एक चॉर्च निकली हुई है O की, निकली हुई है एक O की चॉर्च, ठीक है। और फिर इन 2 कार्बन से एक नीचे इधर आगे की तरफ एक रिंग बनी हुई है, आगे की तरफ एक रिंग बनी हुई है, ठीक है। अब देखो ये मॉलिक्यूल ऐसे कट जाएगा, कट जाएगा ऐसे कि ऐसे एक झोपड़ी बनी हुई है, ऊपर एक O की चॉर्च निकली हुई है और यहाँ पे एक रिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये तो ऐसे कट जाएगा इस प्लेन से, ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे कटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनएक्टिव। एक 106, हो गया 110 से पहले 108 स्टीरियो आइसोमर्स। इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे? तो स्टीरियो आइसोमर्स में तो सारे आ जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स में ऑप्टिकल भी आ जाएंगे और सिस्ट्रांस भी आ जाएंगे। तो देखो इसमें पहला वाला जो CH Br वाला जो कार्बन है वो कार्बन कैरल है, वो कार्बन कैरल है। जो यहाँ पे जो ना न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो डॉट वाला कार्बन है वो भी कैरल है, जो सर्कल वाला कार्बन है वो भी कैरल है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो एल्कीन्स है, अगर अपन एल्कीन्स की बात करें तो यहाँ पे जो साइड में जो ऊपर वाला एल्कीन है उस एल्कीन में सिस्ट्रांस होगा, ठीक है, उसमें सिस्ट्रांस होगा। और नीचे जो अलीन है, क्या उसमें सिस्ट्रांस होगा क्या? अलीन में, अलीन के अंदर सिस्ट्रांस होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अलीन में सिस्ट्रांस नहीं होगा, लेकिन क्या वो अलीन एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? वो अलीन एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? वो अलीन एक्टिव होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इंटीजर टाइप में आपके एग्जाम में आ सकता है। ये देखो ये H, यहाँ पे CH3, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH CH3, CH Br CH CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे कार्बन कैरल है, ठीक है, इसके कितने होंगे? 2, ठीक है। ये कार्बन कैरल है तो फिर इसके भी कितने हो जाएंगे? 2। ये कार्बन भी कैरल है तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 2। और यहाँ पे ये अल्कीन में सिस्ट्रांस होगा तो इसमें भी कितने आइसोमर बनेंगे? 2, ठीक है। यहाँ पे ये अलीन है, अब इस अलीन में सिस्ट्रांस तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा है? सम संख्या वाला है। तो सम संख्या वाला है तो ये फिर क्या होगा? नॉन प्लेनर होगा, और नॉन प्लेनर होगा तो फिर दूरियां तो नहीं बदलेगी, तो सिस्ट्रांस तो होगा नहीं, सिस्ट्रांस नहीं होगा। लेकिन क्या ये एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? तो क्या ये कर सकता है क्या कि जैसे मान लो कि ये H अंदर जा रहा है और ये CH3 बाहर आ रहा है, तो ये एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? क्या इसको आप काट सकते हो? नहीं, इसको नहीं काट पाएंगे, ये नहीं कट सकता। कि अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो ये CH3 जो बाहर की तरफ आ रहा है वो कट जाएगा, H जो आ रहा है वो कट जाएगा। अब ऐसे चलोगे तो यहाँ पे कौन है? H है, लेकिन उधर कौन है? ये न्यूमैन है, तो ये दोनों सिमेट्रिकल चीजें नहीं है। यहाँ पे इस प्लेन से काटने में मिरर इमेज नहीं बन रही, तो इस तल के रास्ते आपके प्लेन इस तल में आपका कोई मिरर इमेज नहीं बन रही, तो इसमें कोई प्लेनो सिमेट्री नहीं होगी। ऐसे ऐसे प्लेनो सिमेट्री है क्या? नहीं, ऐसे भी नहीं है, ऐसे नहीं है। तो फिर ये अलीन क्या होगा? एक्टिव। तो फिर ये एक्टिव होगा तो फिर इससे भी ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ठीक है। ये खुद इसकी मिरर इमेज, तो फिर इसके भी 2 होंगे। क्या इस एल्कीन में सिस्ट्रांस होगा? इस एल्कीन में, इस एल्कीन में तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो CH2 है, 2 H सेम है, तो 2 सेम ग्रुप होते हैं तो सिस्ट्रांस नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पे टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा? 2 की घात 5। कि 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 इसके, तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। हाँ, जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जोड़ा नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई कराया जाएगा। 2 + 2 + 2 + 2 नहीं होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। मैथ्स के स्टूडेंट हो, क्या करते हो? परम्यूटेशन कॉम्पिटिशन लगाओ ना। क्या आंसर दे देगा इसका? 2 की पावर 5। ओके 9। चलो ये कल डिस्कस करेंगे।
इसमें एक बात बतानी है, कल बताएंगे। तो सवाल हो रहे हैं आपके स्टूडियो से? स्टूडियो में सवाल हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है स्टूडियो? तो देखो अपन ने एक स्टूडियो पढ़ी और एक सवाल कर रहे हैं, कितना अंतर है, ठीक है, कि जैसे थ्योरी भी जरूरी थी, थ्योरी भी जरूरी थी, क्वेश्चंस भी जरूरी है। देखो क्वेश्चन से भी कितना सीखने को मिल रहा है। अगर अपन केवल थ्योरी पढ़ के चले जाएं एग्जाम में तो सवाल लेने वाला नहीं है। सवाल करने से सवाल समझ में आएंगे कि ये सवाल ऐसे करना है, ठीक है। और ये आप सोचना, यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे देखो, सुनो, देखो बताओ, मैं केमिस्ट्री के हिसाब से बताऊँ, मैथमेटिकली आप देखना, केमिस्ट्री के हिसाब से बताता हूँ, मैं सबका नहीं बताता हूँ, इसका बताता हूँ। देखो ये काला कार्बन है, इसके दो रूप होंगे, एक R एक S। ये एल्कीन है, ये दो तरीके से जाएगा, एक सिस एक ट्रांस। अब देखो इसमें एक बार ये R हो तो उस समय ये सिस, ठीक है, और ये R ही रहे उस समय ये ट्रांस हो जाए, ठीक है। एक बार ये S हो जाए तो ये जब ये S है तो उसमें ये सिस, और ये S ही है उसमें ये ट्रांस। तो जब आप ना R एंड S में लोगे तो आपको कितने हो जाएंगे? 4 हो गए। एक बार जब आप R में हो तो ये सिस में, एक बार जब आप S में हो तो ये सिस में, एक बार आप R में हो तो ये ट्रांस में, एक बार आप S में हो तो ये ट्रांस में, हो गए ना 4 डिफरेंट। तो इसलिए जोड़ा नहीं जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × करना जाएगा। ऐसे ही सबके साथ होगा, ये कैलकुलेट कर दो। अब इसमें और भी केस बनेंगे, समझना। ये R और ये सिस, ये R ये ट्रांस, ठीक है। ये R ये S और ये सिस, ये R ये S ये ट्रांस, ठीक है। ये S ये R सिस, ये S ये R ट्रांस, ये S ये S सिस, ये S ट्रांस। आया समझ में? ठीक है। कि आप भी R और ये सिस में, आप R में रहो ये S में रहे तो ये सिस में रहे, आप S में रहो ये R में रहे तो ये सिस में, ठीक है। ओके, हाँ फिर उसके बाद और क्या बनेंगे? हाँ, अब ये तो अपन ने ये सिस वाले देखे, अब इसमें ट्रांस वाले हो जाएंगे। हाँ एक और ये भी तो देखो, S सिस, ठीक है। अब फिर ऐसे ही, और देखो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे? NH2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? NH2। और फिर ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे। 4 जैसे इसेस वाले हैं तो 4 ट्रांसफर हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे। तो देखो अपन ने कितनों काउंट करा है? अभी 3 को ही काउंट करा है, 1 2 3, इन 3 को ही काउंट कर रहा हूँ। तो देखो तुमने कहा ना जोड़ना चाहिए, तो उसके साथ में तो 2 + 2 + 2 6 होना चाहिए ना, लेकिन क्या 6 बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। तो इसलिए 2 × 2 × 2 होगा। और ये भी फिर कॉलम है तो × 2, फिर ये भी एक कॉलम है तो × 2। आया समझ में? ठीक है, जोड़ा नहीं जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो भाई कल करेंगे, अब कल। ओके, तो ऐसे सवाल करो, ठीक है। ये सवाल बहुत अच्छे हैं, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। और स्टूडियो तो बहुत जरूरी है, स्टूडियो तो बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी तक अपन पता है क्या कर रहे हैं? अभी तक अपन बेसिक स्टूडियो कर रहे हैं। अभी तक तो मैं अच्छी खासी जो स्टूडियो है ना उसमें तो गया ही नहीं हूँ, ठीक है। अपन अभी तक बेसिक स्टूडियो कर रहे हैं। ये बेसिक स्टूडियो ही है और ये भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, काफ़ी सिखाने वाली है। तो ये जब मजबूत होगी ना, तो जब हम अच्छी वाली स्टूडियो में जाएंगे ना तो बड़ा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे अभी तक अपन ने बायोमोलिक्यूल को छुआ ही नहीं, बायोमोलिक्यूल नहीं छुआ है। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि उसमें पूरी स्टूडियो बड़ी बड़ी है। तो अगर आपको बायोमोलिक्यूल खतरनाक तरीके से समझना है ना तो स्टूडियो आपकी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। चलो